Hello दोस्तों, in this beautiful session we'll be talking about cyclic photophosphorylation। कल हमने बात की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। यस, और विद दैट ब्यूटीफुल वीडियोस हमने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लर्न किया है। आज भी उसको हम हल्के से मतलब जल्दी रिवाइज कर लेंगे और फिर साइक्लिक पे हम आ जाएंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी को लाइन जहां पे आपको कंफ्यूजन रहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ओके, तो ये लाइन क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमें मिलने के लिए आने वाले हैं मिस्टर इमर्सन। वो कुछ हमसे बात करना चाहते हैं, वो भी हम देख लेंगे। राइट? यस, सो लेट्स स्टार्ट द अनस्टॉपेबल सीरीज। यस, सो हमने कल क्या बात की थी यार कि CO2 है प्लांट के पास, हो फिर क्या करना चाहते हैं प्लांट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी CO2 को कन्वर्ट करना चाहता है ग्लूकोज में। ओके, फिर हमने कहा कि अगर वो ये करना चाहता है तो उसे लाइट को यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको लाइट रिएक्शन करनी पड़ेगी। अगर वो लाइट रिएक्शन करेगा तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल बना सकता है और उस मॉलिक्यूल को वो यूज कर सकता है CO2 का कन्वर्शन ग्लूकोज में करने के लिए। ऐसे वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? हमने कहा ATP और NADPH। ओके, कैसे बनते हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन के दो टाइप्स है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट रिच मॉलिक्यूल्स बनाना। तो ये है हमारे पास ATP। तो ये बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब लाइट रिएक्शन के दो ऑप्शंस आपके पास है। एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करे या तो फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करे। ओके, तो नॉन साइक्लिक तो हमने देख लिया था, साइक्लिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू द साइक्लिक, हम एक बार नॉन साइक्लिक को एक मिनट में एक रिव्यू कर लेते हैं। ओके फाइन, फिर साइक्लिक पे आ जाएंगे हम ना। ओके, फिर हमने कहा था कि यार ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ओके, एक मिनट हमने क्या कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल में रहते हैं? मेसोफिल सेल में। ओके राइट, तो ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगी इस तरीके से। ओके, ये रहा स्ट्रोमा, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैनम। एक रहा ग्रैनम। फिर हमने कहा ग्रैनम किससे बना है? आपने कहा ग्रैनम बना है थाइलाकॉइड से। ओके राइट, आपने ये कहा। फिर ये कौन है जो दो ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है? आपने कहा कि ये तो स्ट्रोमा लैमेली है। ओके राइट, फिर हमने बात की थी कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में। फिर हमें ये पता है कि फोटोसिस्टम 1 और 2 ये रहते हैं ग्रैनल लैमेली में। ये ग्रैनल लैमेली जो है, यहाँ पे आपको दोनों फोटोसिस्टम दिखाई देते हैं, जबकि स्ट्रोमल लैमेली में आपको सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फिर हमने ये देखा कि नॉन साइक्लिक के लिए आपको तो दोनों फोटोसिस्टम चाहिए, है ना। नॉन साइक्लिक के लिए आपको दोनों फोटोसिस्टम चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नॉन साइक्लिक के लिए दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 रहता है। अगर मुझे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करना है तो मुझे यहां पे वो चीज करनी पड़ेगी। जो आज का ट्यूटोरियल है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, वो चीज यहां पे होगी। राइट? यस, सो एक बार नॉन साइक्लिक को जल्दी से देख लेते हैं। ओके राइट, सो ये रहा नॉन साइक्लिक के बारे में। हमने कल क्या बात की थी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप कर देता है और ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर के पास। ये रहा अपना फोटोसिस्टम 2। ओके राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर फर्स्ट। राइट, fine, ये रहा plastoquinone is a hydrogen carrier here which is a component of electron transport chain which is located at the thylakoid membrane. Okay, now the electrons move downward and the hydrogen pump, that is plastoquinone, pumps the hydrogen from the stroma to the lumen. Okay, और इस तरीके से यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो फोटोसिस्टम 2 से निकले हैं वो फोटोसिस्टम 1 के पास आ पहुंचे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन फिर से अब आगे चले जाते हैं और फिर फेरोडक्सिन के थ्रू वो आ जाते हैं NADP के पास। और NADP के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद NADP रिडक्टेज क्या करता है? NADP रिडक्टेज यहाँ पे क्या करता है? NADPH बना देता है। ओके राइट, वेरी गुड। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अब H+ पंप होंगे, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन आ जाएंगे और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। इनर साइड में ल्यूमेन में H+ ज्यादा हो गए, सो H+ विल मूव फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा
और जो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी या तो फिर उस एनर्जी को यूज किया जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो एनर्जी है जो फ्लो हो रहा है H+ इनसाइड से आउटसाइड, ये जो फ्लो होता है वो एज अ टर्बाइन मशीन एक तरीके से यहाँ पे काम करता है। ये जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है और यहाँ पे H+ को पंप जब हम कर देते हैं तब एडीपी का कन्वर्शन एटीपी में हो जाता है। मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा हमने इसे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो यहां पे जाके चला गया तो फिर से रिटर्न नहीं आया। सो दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आप कहोगे NADPH और ATP कहां बने, स्ट्रोमा में बने। जो इलेक्ट्रॉन निकला था फोटो सिस्टम 2 का, ये रहा फोटो सिस्टम 2। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन अब होती है। ये सब हमने देखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, है ना। यहाँ पे वाटर सिस्टम रिएक्शन, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है, जिसके लिए कौन से आयन चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको याद आ रहा है तो 3 चाहिए मुझे। ओके राइट, तो वो आयन मुझे चाहिए, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब रिलीज होंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगा। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो यहाँ से रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो तो इधर चला गया, इसलिए इसको जो इलेक्ट्रॉन दिया ये वाटर ने दिया और पानी ही जीवन है। ओके तो ये रहा नॉन साइक्लिक के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मेन टॉपिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस ओके फाइन, चलो हाँ ये तो सब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर लिए थे कल। नाउ अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके राइट फाइन, तो हमने क्या देखा था अभी कि ग्रैनुलर लैमिन में PS1 और PS2 दोनों है। नॉन साइक्लिक में आपको दोनों चाहिए, मतलब यहां पे आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज ध्यान से सुनो। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके गुड, ओके राइट। नाउ अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, we'll be talking about cyclic photophosphorylation, जिसके लिए सिर्फ PS1 ही आपके पास चाहिए या तो फिर उसमें सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होता है। सो cyclic photophosphorylation occurs at the stroma lamella, और एक जगह पे होती है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। ओके cyclic photophosphorylation ये कब होता है, जब जहां पे सिर्फ PS1 अकेला प्रेजेंट है तब। ओके फाइन, ओके राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और हमने क्या कहा उसमें सिर्फ PS2 और PS1 में से सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होता है। ओके सो PS2 यहां से हटा दिया हमने, PS2 हमने यहां से हटा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये रही लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसने यहां पे कैप्चर कर लिया है, ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप कर देता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके और दे देता है रिएक्शन सेंटर को, ये है हमारा रिएक्शन सेंटर। ओके अगर मैं रिएक्शन सेंटर में कौन सी पिगमेंट है अगर आपको पूछूं तो आप कहोगे कि ये तो मुझे क्लोरोफिल ए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात, यस ओके। फिर हमने यार इसके पहले सेशन में ये भी देखा था कि डायरेक्टली एनर्जी इसके पास क्यों नहीं आई। ओके ये देखो यहाँ पे जब एनर्जी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, तो डायरेक्टली उसके पास क्यों नहीं दिया, ऐसे घूम फिर के क्यों भाई। ऐसे इसलिए क्योंकि हम इसको एक्सेसिव सनलाइट से बचाना चाहते हैं, उसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। ओके उसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना चाहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। वेरी गुड पॉइंट। ओके और वो एक वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस इंश्योर करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके राइट, तो ये रहा क्लोरोफिल ए, किसका, फोटोसिस्टम 1 का। मतलब कौन सा क्लोरोफिल ए, ये है क्लोरोफिल ए 700। हमने क्या बात की थी यार, फिर से एक बार रिपीट कर ले। हमने कहा 2 टाइप के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ओके इसके पास क्लोरोफिल ए 700 है, इसके पास क्लोरोफिल ए 680 है और क्लोरोफिल 1 के पास क्लोरोफिल ए 700 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्लोरोफिल ए 1 नंबर का है तो महंगा है 700 का, 2 नंबर वाला लोगे तो थोड़ा सस्ता है 680 का है। 680 700 क्या है, ये वो वेवलेंथ है जहां पे इसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्साइट होंगे, अच्छे से एक्साइट होंगे बिल्कुल। ओके मैक्सिमम एफिशिएंसी वो दिखाता है, राइट डन। सो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने वाले हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 accepts the electron from the chlorophyll molecule and transfers that electron to the ferrode oxygen which is a iron sulfur protein.
यस, ओके। नाउ यहां पे फेरोडॉक्सिन फिर ट्रांसफर कर देता है किसे? हमने क्या देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? हमने कहा था यहां पे NADP रिडक्टेज है, तो भाई यहां पे तो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ही नहीं। अगर यहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, मतलब हम बात कहां पे कर रहे हैं? स्ट्रोमा लैमेली की बात कर रहे हैं। स्ट्रोमा लैमेली के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। अगर स्ट्रोमा लैमेली का NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, तो क्या स्ट्रोमा लैमेली NADPH को बना पाएगा? आप कहोगे नहीं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो आ पहुंचा है, लेकिन वो NADP रिडक्टेज को एक तरीके से ढूंढ रहा है, उसको NADP रिडक्टेज मिला नहीं, यहां पे NADPH नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसको नोट कर लिया है। फिर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यार? अब तक तो ये हो रहा था कि NADP रिडक्टेज क्या करता था, NADP यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था और फिर NADPH बना देता था NADP रिडक्टेज, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जा रहा था नॉन साइक्लिक में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा, इसी इलेक्ट्रॉन को फिर से रिटर्न भेज दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ओके, फिर से आगे ऐसे घूम के नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में से आएगा। ओके, राइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आ गया। ध्यान से सुनो किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फोटोसिस्टम 1 से हमने शुरू किया, फेरोडॉक्सिन, देन वी आर कमिंग बैक टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने पहले भी नोट कर लिया है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी रेस्पिरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, स्ट्रोमा लैमेली के मेम्ब्रेन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। सो यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के पास आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन हिल। कैन यू सी हियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सो एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन। And plastoquinone act as a not the electron carrier but as a hydrogen carrier। मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर दोनों है प्लास्टोक्विनोन। ओके, बाकी के सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सो प्लास्टोक्विनोन हियर एक्ट एज अ हाइड्रोजन पंप। कैन यू सी हियर, इट एक्ट एज अ हाइड्रोजन पंप एंड इट यूजेस द एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू पंप द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन लाइक दिस। ओके, यस। ओके, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिर से डाउनहिल मूव हो गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से रिटर्न आ गया। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन की जर्नी यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ से शुरू हुई, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर घूम फिर के इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। मतलब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी यार। जहां से इसने शुरुआत की अपनी जर्नी की, उसी जर्नी को उसने कंप्लीट कर लिया है। तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। दिस इज अ साइक्लिक रिएक्शन। यस, ओके, फाइन, वेरी गुड। सो इस तरीके से यहां पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। ग्रेडियंट क्रिएट मतलब क्या? डिफरेंस होना कॉन्सेंट्रेशन में। देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ल्यूमेन साइड and there is a lower H+ on the outer side। बिल्कुल सही बात। So now the protons will move from higher to lower gradient through the ATP synthase enzyme। Okay, and it is made up of two component F0 and F1। ये भी हमने कल नोट कर लिया था। Now as it moves through the ATP synthase, okay, now उसका conformation change हो जाता है, मतलब उसका dimension change हो जाते हैं एंजाइम के। ओके, एंड इट एक्ट एज अ टर्बाइन मशीन, काइंड ऑफ अ टर्बाइन मशीन। टर्बाइन मशीन में क्या होता है? टर्बाइन से वाटर को पास किया जाता है, टर्बाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वैसे ही यहां पे हम H+ को पास कर रहे हैं। जो पास किया तो एक टाइप से एनर्जी यहां पे हम क्रिएट कर रहे हैं और उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं ADP का कन्वर्शन ATP में करने के लिए। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्यों किया? क्योंकि हम ATP बनाना चाहते हैं। इसे ही द मूवमेंट ऑफ H+ फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, इट इज कॉल्ड एज अ कीमोऑस्मोसिस। इट इज कॉल्ड एज अ कीमोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मतलब क्या? द मूवमेंट ऑफ अ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट यहां पे किसकी मूवमेंट की बात चल रही है? H+ की। तो हमने उस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया, कीमोऑस्मोसिस कर लिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। सो ये आपने नोट कर लिया। तो आपने एक नोट कर लिया यार कि नॉन साइक्लिक में तो यहाँ पे NADPH बन रहा था स्ट्रोमा के साइड में, जबकि साइक्लिक में सिर्फ ATP बन रहा है। ओके, तो मैं कुछ यहाँ पे दिख रहा हूं, देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP भी बना था और NADPH भी बना। ओके, NADPH भी बना। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बन रहा है? सिर्फ ATP बन रहा है। क्या यहाँ पे NADPH बना? बिल्कुल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि NADP रिडक्टेज नहीं है।
एनएडीपी रिडक्टेज स्ट्रोमा लैमेली के पास है नहीं, ये तो स्ट्रोमा लैमेली में हो रही चीज। ओके, इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि प्लांट एज कंपेयर टू एनएडीपीएच मोर नंबर ऑफ एटीपी बनाता है। एनसीईआरटी की लाइन है। इसका ही मतलब प्लांट को एज कंपेयर टू एनएडीपीएच मोर नंबर ऑफ एटीपी की जरूरत रहती है। तो हम ये प्रूव कर देंगे आने वाले सेशन में कि प्लांट्स को एटीपी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसके पास दो टाइप की रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। यस यस यस, इतना ज्यादा डेप्थ, इतना ज्यादा डीप कि क्यों भाई, दो क्यों चाहिए तुझे? एटीपी एनएडीपी चाहिए तो तूने बना तो लिया नॉन साइक्लिक से, फिर तू साइक्लिक क्यों बना रहा है? साइक्लिक बना रहा है तो तू उसमें यार एनएडीपी भी नहीं बना रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसकी जरूरत वैसी है, उसकी जरूरत वैसी है, जैसी जरूरत वैसा काम। ओके राइट। तो हम यहां पे आने वाले सेशन में प्रूव कर देंगे कि प्लांट नीड्स मोर नंबर ऑफ एटीपी एज कंपेयर टू एनएडीपीएच व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन है। ओके राइट, वेरी गुड। नाउ फाइन, चलो आज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का एक बार जल्दी से डिफरेंस नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉर्मल फोटोफॉस्फोरेशन इन विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेल्ड बाय द एक्साइटेड फोटो सेंटर एंड डज नॉट रिटर्न टू इट। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आता, साइक्लिक में घूम फिर के रिटर्न आ जाता है। ओके, नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम है, साइक्लिक में एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। ओके, ये कहां पे होते हैं? नॉन साइक्लिक ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में या तो फिर थैलाकॉइड लैमेली में। और साइक्लिक कहाँ पे होता है? हमने देखा था अभी के अभी ऐसे ग्रैना हमने ड्रॉ किए थे, ये ग्रैना, ये अनदर ग्रैना, और यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, ये रहा स्ट्रोमल लैमेली। यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और यहाँ पे नॉन साइक्लिक हो रहा है। ओके, यही बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं हुई साइक्लिक में। हमने क्या कहा था? मैंने कहा था आपको कि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2। क्या आपको यहां पे फोटो सिस्टम 2 दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं। तो क्या यहां पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन फोटो सिस्टम 2 से शुरुआत होती है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने तो कहा है कि फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 साइमल्टेनियसली एक्साइट होते हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसा हम याद रख रहे हैं कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम 2 से शुरुआत होती है, जबकि साइक्लिक फोटो सिस्टम 1 से शुरुआत होती है। ओके, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की दोनों की अलग अलग लोकेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेट प्रोडक्ट एटीपी एनएडीपीएच ऑक्सीजन, यहाँ पे द नेट प्रोडक्ट इज एटीपी एनएडीपीएच, यहाँ पे बनता नहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ओके, दिस ऑपरेट्स इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली प्लांट नॉन साइक्लिक को प्रीफर करता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑपरेट्स व्हेन द रेशियो ऑफ एनएडीपीएच टू एनएडीपीएच 2 हाई। ये थोड़ा आपके सिलेबस के हल्का सा बाहर जा रहा है। ओके, बट व्हेन द प्लांट नीड्स मोर नंबर ऑफ एटीपी, उसके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है, जो आने वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले। मतलब है सिंपल ही है। केल्विन साइकिल में देखो ना, आपको कितने एटीपी लगते हैं और कितने एनएडीपीएच लगते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा एटीपी लगते हैं तो ये ज्यादा एटीपी बनाता है प्लांट। ओके दोस्तों, अब हम एक डीप कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनना। हम एक लाइन समझ रहे हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि जिद है, हमें तो सब कुछ आना चाहिए, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड। ओके, ताकि एक भी एमसीक्यू हमारा मिस ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी ने कहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो ऑकर्स। ऑल्सो मतलब क्या? अभी हमने देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑकर्स एट द स्ट्रोमा लैमेली। यहां पे बात हो रही कि ऑल्सो मतलब एक और कंडीशन हमें बताई जा रही है कि जहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। सो कौन सी कंडीशन है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑल्सो ऑकर्स व्हेन ओनली लाइट बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ओके, मतलब इसका कहना है कि अगर भाई 680 नैनोमीटर के ऊपर ही अगर आपके पास लाइट अवेलेबल है तो उस केस में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा। अब इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। मेरे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। आपको पता है कि फोटो सिस्टम 1 महंगी है, क्लोरोफिल 700 पे ये मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाती है। 700 मतलब थोड़ा ज्यादा पे कर रहे हैं, समझने के लिए, याद रखने के लिए। और फोटो सिस्टम 2 के पास जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्लोरोफिल 680 का। सही है। ओके, नाउ अब मैंने एक लाइट लिया, लाइट दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर डाला। यहां पे देखो मैंने लिया है 500 नैनोमीटर का लाइट। ओके, अब मैं धीरे धीरे इस लाइट की वेवलेंथ बढ़ाते हुए जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू सी द इफेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द फोटो सिस्टम 1 एंड 2। सो यहाँ पे मैंने 500 नैनोमीटर पे डाल दिया, बिकॉज दिस लाइट दिस रेंज इज इन फोटो एक्टिव रेडिएशन 400 टू 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ये फोटो सिस्टम एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा और वेवलेंथ बढ़ा रहा हूँ,
मैंने 600 कर दिया, ओके, और मैंने 680 कर दिया। कैन यू सी हियर कि 680 पे क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टीन 2 मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाता है, मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाता है मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। वेरी गुड। तो यहां पे देखो फोटोसिस्टीन 2 बहुत एक्साइट हो गया, ये बड़ा खुश है कि मुझे 680 पे मैक्सिमम मैं इफिशियंसी दिखाता हूं। ये देखो बहुत हो गया, ये थोड़ा ही है क्योंकि फोटोसिस्टीन 1 का एक्साइटेशन 700 पे है, अभी हम सिर्फ 680 पे पहुंचे। 680 पे ये मैक्सिमम एक्साइटेशन दिखा रहा है। सो फोटोसिस्टीन 2 शोज मैक्सिमम एक्साइटेशन एट 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। ओके, क्लियर है, ध्यान से सुनना। ओके, नाउ अब देखो, अब मैं फिर से वेवलेंथ बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने 680 के ऊपर वेवलेंथ बढ़ा दी इस लाइट की, तो ये जो है भाई साहब फोटो सिस्टम, वो कहता है यार इतना नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ओके, ये कहता है नहीं मैं काम नहीं करूंगा अब वो 680, क्योंकि उसका पीक है 680 फोटो सिस्टम 2 का, तो ये चला गया। बिल्कुल सही बात। मतलब हमने क्या नोट किया यार, इस पर्टिकुलर रीजन में हमने क्या नोट किया कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट है, मेरे पास दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट है। अगर दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट है मतलब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, है ना। ओके, जैसे मैं 680 के ऊपर गया मतलब मैंने वेवलेंथ बढ़ा दी, एंड बिकॉज आई नो कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ाई मतलब एनर्जी कम होगी, तो वो एनर्जी जो कम होती है इट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट फोटो सिस्टम 2। यस, ओके, तो ये भाई साहब ये चले गए अबो 680, तो ये चला गया, बिल्कुल निकल गया यहां से। तो अब यहां पे अबो बियॉन्ड 680 मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही एक्टिव है। ओके, राइट। अब मैंने वेवलेंथ और बढ़ा दी, मैंने 700 कर दी, 700 पे इसका पीक है। ओके, तो ये मैक्सिमम एक्साइटेशन दिखा रहा है, ये मैक्सिमम इफिशियंसी दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात। सो फोटो सिस्टम 1 शोज मैक्सिमम इफिशियंसी एट 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। ओके, यहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट है इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब यहां पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। मतलब यहां पे क्या लिखा है देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ इज अवेलेबल। यू गॉट दिस पॉइंट। सो अबो 680 मेरे पास सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और जैसे मैं अब 700 के ऊपर भी अगर मैं चला जाता हूं मतलब वेवलेंथ में बढ़ा देता हूं, मतलब एनर्जी में कम कर देता हूं। ओके, जैसे ही मैंने 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ बढ़ा दी, मैंने मान लो मैंने 710 कर दिया, तो ये भी चला गया। इसका पीक है 700 पे, 700 से ज्यादा आपने वेवलेंथ ले दी तो भाई फोटोसिंथेसिस हो गई नहीं, ना फोटो सिस्टम 2 बची ना फोटो सिस्टम 1 बचा, कुछ भी एक्साइट नहीं होगा। तो हम कहते हैं बियॉन्ड 700 देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप इन द फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एज अ रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो लाइट है, ये है रेड लाइट, तो रेड लाइट का यहाँ पे ड्रॉप दिखाई देता है हमें, तो हम कहते हैं दैट इज अ रेड ड्रॉप इफेक्ट हम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा सेंटेंस कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स व्हेन, यहां पे जब एक ही फोटो सिस्टम एक्टिवेट है तब। ऐसा सिचुएशन कब होगी, जब लाइट इज बियॉन्ड, लाइट इज हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर। क्लियर है, वेरी गुड। देखो बहुत डीप में समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम। ओके, राइट नाउ। ओके, नाउ अब ये रेड ड्रॉप इफेक्ट भी हमने देख लिया। रेड ड्रॉप इफेक्ट मतलब क्या, अबो 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेसिस में ह्यूज ड्रॉप हमें दिखाई देता है। वेरी गुड। नाउ अब यहां पे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहां पे एट वेवलेंथ 680 वेवलेंथ पे विच फोटो सिस्टम इज वर्किंग एट दिस मैक्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। 680 नैनोमीटर पे कौन सी फोटो सिस्टम सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाती है, हमने कहा फोटो सिस्टम 2, हमने कहा फोटो सिस्टम 2, बिल्कुल सही। ओके, नाउ तो मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइट लगा दिया जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ यहां पे डाल रहा है। ओके, नाउ एट वेवलेंथ 700 मैंने अब एक लाइट डाला 700 का। अगर मैंने 700 का लाइट डाला तो इन दोनों में से कौन सी फोटो सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाएगी, ये तो दिखाएगी नहीं, ये मैक्सिमम दिखाएगा फोटो सिस्टम 1। बिल्कुल सही बात। ओके, मैंने अगर दोनों लाइट डाले साइमल्टेनियसली तो ये जो 680 वाला है इसे एक्साइट करेगा, 700 वाला इसे एक्साइट करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। क्योंकि मैंने 680 का भी लाइट डाला, 700 का डाला, मुझे दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस तो मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ काम कर रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट।
expose photosystem to the both 680 nanometer of wavelength and 700 nanometer of wavelength. Both photosystem work together to produce maximum yield. This is called as immersion enhancement effect. Okay guys, ओके तो आपको नॉन साइक्लिक समझा, आपको साइक्लिक समझा, आपको एनसीईआरटी को लाइन समझी, आपको रेट ऑफ इफेक्ट समझा, आपको इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट समझ में आ गया, है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे बताने के लिए भूलना मत, क्योंकि बिकॉज दीज आर योर इमोशंस, राइट। दीज आर योर इमोशंस जो आप मुझे कन्वे करते हो थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर लाइक्स। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।